हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ केजीएमयू बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे दैट डीडी क्या होता है, सेल्फ एड्रेस एनवेलप क्या है, कॉल लेटर क्या है, अलॉटमेंट लेटर क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे थे, तो ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं और फिर टेलीग्राम में जाकर वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा और पूरा समझिएगा, एंड आई एम श्योर आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है आप वो ओपन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट पोस्ट दिया हुआ है केजीएमयू बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स 2022। आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाएगी। देन आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, यहाँ पर ये इन्फो दिया हुआ है, आप इसको भी रीड कर लीजिएगा। फिर यहाँ लिखा है द केजीएमयू विल होल्ड न्यूमरस काउंसलिंग सेशन अंटिल ऑल 380 सीट्स अमंग द 7 इंस्टीट्यूट आर फिल्ड। केजीएमयू से एफिलिएटेड 7 इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनमें जो 380 सीट्स हैं जब तक वो फिल नहीं हो जाती तब तक काउंसलिंग चलती रहेगी, ये यहाँ पर बोल रहा है। बाकी अभी एबीवीएमयू का भी कॉलेज इसमें ऐड हो गया इस बार, तो उसकी भी जो सीट्स हैं वो एक्स्ट्रा ऐड होंगी। तो ये केजीएमयू की सीट्स के बारे में बात हो रही है। फिर इसके बाद आप नीचे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है दैट कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड विल रिसीव इन्विटेशन फॉर काउंसलिंग। जो भी काउंसलिंग के लिए सेलेक्ट होगा या उसको कॉल लेटर वगैरह आता है, जो काउंसलिंग कॉल लेटर जिसको बोलते हैं, तो अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो तो आपको काउंसलिंग लेटर आएगा एंड दे मस्ट अपीयर एट द केजीएमयू। फिर आपको केजीएमयू में जाना पड़ेगा इन केस अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। बट इस बार चांसेस है क्योंकि डीजीएमई काउंसलिंग करवाने वाली है तो ऑनलाइन भी हो सकती है। तो जैसा भी जो अपडेट रहेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन का, वो आपको ऑफिशियल अपडेट के थ्रू पता चल जाएगा। वो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी। तो मेक श्योर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट इज एडुटी डिस्कशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, फिर आगे यहाँ पर लिखा है द फर्स्ट एंड द लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आर एंटिसिपेटेड टू टेक प्लेस इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त और द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2022 रिस्पेक्टिवली। जैसा कि मैंने अभी कल भी आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी थी दैट मैंने वाइस चांसलर जो है एबीवीएमयू के उनको मेल किया था, और उन्होंने मेल में क्या रिप्लाई दिया था मैंने आप लोगों को कल दिखाया। दैट उन्होंने यही बोला है कि आप लोग प्रॉपर डीजीएमई की जो वेबसाइट है उसको विजिट करते रहिए, कोई भी अपडेट आती है तो वहीं पर आपको पता चलेगा। उन लोगों ने कोई भी अभी डेट डिस्क्लोज नहीं की है। ये बस एक एजम्पशन है कि जो आपकी काउंसलिंग है वो हो सकता है लास्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट हो जाए, जो अभी बचे हुए दिन हैं अगस्त के, या फिर आपकी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हो। बट ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है आपकी जो काउंसलिंग है वो सितंबर के सेकेंड वीक में भी शिफ्ट हो जाए। तो जैसा भी अपडेट होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक। देन फिर यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है फॉर एडमिशन टू द बीएससी नर्सिंग कोर्स द केजीएमयू लखनऊ विल होल्ड अप टू 3 काउंसलिंग सेशन। 3 काउंसलिंग सेशन चलते हैं आपके, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड यानी मॉपअप राउंड। कैंडिडेट हु हैव अचीव्ड रैंक 1 to 500, मतलब जिस बच्चे के रैंक जो 1 से 500 के रैंक के जो स्टूडेंट हैं अंडर द शेड्यूल ट्राइब, ये सब वगैरह दिया है, आप रीड कर लेना। विल बी इन्वाइटेड बाय द कंडक्टिंग अथॉरिटी, जो भी कंडक्टिंग अथॉरिटी यानी जो भी काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगी, फिर आपकी वो केजीएमयू यूनिवर्सिटी हो या फिर डीजीएमई हो। तो इस पोस्ट के अकॉर्डिंग 1 to 500 के रैंक के जो स्टूडेंट हैं उनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मस्ट अपीयर एट द केजीएमयू लखनऊ ऑन द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो लिखा है इफ़ द सीट आर नॉट फिल्ड, अगर सीट्स पूरी नहीं भरती हैं, केजीएमयू बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 विल बी हेल्ड वंस मोर। मतलब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जैसे सीट फुल नहीं हो पाती हैं, जिन बच्चों को सीट मिल गई अच्छी बात है, बट जो बच्चे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं या उनको प्रॉपर कॉलेज नहीं अलॉट हो पाया है, उसके लिए जो कैंडिडेट हु हैव रिसीव्ड रैंक 1 to 1500 विल बी इन्वाइटेड टू सबमिट एप्लीकेशन बाय द केजीएमयू लखनऊ। तो उसके बाद फिर सेकेंड राउंड जो काउंसलिंग होगी उसमें जो फर्स्ट राउंड के बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं 1 to 500 के रैंक के अंदर, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ और आगे के यानी 1500 रैंक के तक के स्टूडेंट भी उसमें बुलाए जाएंगे, यानी कि जो 100 से बिलो वाले भी बच्चे हैं, 100 से जिनके कम मार्क्स हैं, उनको भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी अपडेट तो ऑफिशियल जब अनाउंसमेंट होगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा, बट बाकी मैंने आपको एक आइडिया दिया है यहाँ पे इस पोस्ट के थ्रू, ठीक है। देन इसके बाद आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर लिखा है केजीएमयू बीएससी नर्सिंग 2022 काउंसलिंग कॉल लेटर डिटेल्स। तो जो काउंसलिंग का कॉल लेटर आता है बच्चों को, जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं काउंसलिंग के लिए, तो उसमें क्या क्या डिटेल्स दी होती हैं वो यहाँ पर लिखा है। जैसे कि आपका कैंडिडेट यानी आपका नाम हो गया, नेम ऑफ द एग्ज़ाम, कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट्स फादर नेम, मार्क्स एंड रैंक ऑफ द कैंडिडेट, कि आपके जितने
मार्क्स और आपकी जो रैंक है वो भी वहाँ पे मेंशन होगा। डेट एंड टाइम ऑफ द काउंसलिंग, किस डेट को आपकी काउंसलिंग है, उसका क्या टाइमिंग है, वो सारी उस आपके कॉल लेटर में मेंशन होती है। ठीक है, काउंसलिंग वेन्यू डिटेल्स, काउंसलिंग वेन्यू दिया होगा कहाँ पे आपकी काउंसलिंग होनी है। इस बार क्योंकि हो सकता है ऑनलाइन काउंसलिंग हो तो DGME पे होगी, तो जैसा भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके कॉल लेटर में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एंड फिर साथ में यहाँ पर ये भी लिखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलो ड्यूरिंग KGMU नर्सिंग 2022 काउंसलिंग, जो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे वो भी मेंशन होंगे वहाँ पे। साथ ही साथ लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी वो भी वहाँ पे मेंशन होगी। तो अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, इसीलिए अभी ऑफिशियली रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकती, लेकिन जो लास्ट ईयर का डेटा है उसके थ्रू मैं कुछ आपको डॉक्यूमेंट शेयर करने वाली हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अभी जो ये टाइम चल रहा है, अभी कोई अपडेट नहीं आ रही, तब तक मैं चाहती हूँ आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर ले ताकि आप आने वाले टाइम पे एकदम प्रिपेयर रहें काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर KGMU BSc नर्सिंग 2022 काउंसलिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिस्ट जो मेन है, और इसी बारे में मैंने वीडियो बनाया है। ठीक, तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपके काउंसलिंग के लिए वो सारे अभी 1 बाय 1 मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने एक एक डॉक्यूमेंट एक एक पॉइंट में प्रॉपरली क्लियरली अच्छे से मेंशन किया हुआ है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करूँगी डिटेल में, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है ओरिजिनल एडमिट कार्ड विथ 2 सेट अटेस्टेड फोटोकॉपी। जो आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड मिला था, यानी जो एडमिट कार्ड लेके आप एग्जाम हॉल में गए थे, उसमें आपके सिग्नेचर और आपके इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे, वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड, साथ ही साथ उसकी 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके आपको जाना है। अटेस्टेड फोटोकॉपी क्या होता है आप देख लीजिए। यहाँ पर जब आप ब्लू लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, तो आप इसको रीड कर लीजिए, मैं पढ़ के बता देती हूँ। दरअसल सेल्फ अटेस्टेड का सीधा मतलब होता है आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रमाणित करना, और उसके लिए आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी यानी ज़ेरॉक्स पर सिग्नेचर करना होता है और कुछ भी नहीं करना पड़ता। अपने डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करके आप ये प्रमाणित करते हैं कि मेरे द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से सही हैं। मतलब कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे उसकी आपको फ़ोटोकॉपी करानी है और उसमें सिंपली सिग्नेचर कर देना है, उसी का मतलब होता है अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। ठीक, फिर पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर लिखा है ओरिजिनल रैंक कार्ड विथ 2 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपी। तो आपका जो रैंक लेटर होगा, मतलब जो आपका रिजल्ट जो आया था जिसमें आपके मार्क्स वगैरह और आपकी कैटेगरी वगैरह मेंशन थी, उसका आपको ओरिजिनल कॉपी और साथ ही साथ उसकी 2 सेट अटेस्टेड फोटोकॉपी वहाँ पर लेके जानी होगी काउंसलिंग के टाइम पे। थर्ड नंबर है आपका ओरिजिनल हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विथ 2 सेट अटेस्टेड फोटोकॉपी। जो आपकी हाई स्कूल यानी 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट यानी कि जो पासिंग सर्टिफिकेट है, ये दोनों चीज़ ओरिजिनल, साथ ही साथ उनकी 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी काउंसलिंग के टाइम, जहाँ भी आपकी काउंसलिंग होती है। अगर ऑफलाइन होती है तो आपको KGMU जहाँ पर आपका वेन्यू होगा वहाँ लेके जाना है, और इनकेस अगर ऑनलाइन होती है तो जैसा भी जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आप उनको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट है ओरिजिनल इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विथ 2 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपी। यानी कि जो आपका 12th की मार्कशीट है और जो 12th का पासिंग सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल, और साथ ही साथ उसकी 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी। अब काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट क्या अलग अलग है। जिनके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है वो कंफ्यूज होने लगेंगे। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जो ये मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट है ये CBSE बोर्ड में अलग अलग होता है, यानी आपकी मार्कशीट अलग बनती है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग आता है। तो आपको उन दोनों की ओरिजिनल कॉपी और साथ ही साथ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है। बट जो भी बच्चे यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं या जिनका बोर्ड यूपी बोर्ड था, तो उसमें आपका जो मार्कशीट और जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है वो एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं मिली होगी आपको। तो आप लोग परेशान मत होना कि आपके पास मार्कशीट है, आपका पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, अब ये भी बनवाना पड़ेगा क्या। तो यहाँ पे आपको देखो मैंने क्लियरली पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे रेड कलर से, आप इसको रीड कर लो। नोट यहाँ पे लिखा है 12th मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट फॉर यूपी बोर्ड इज सेम। 12th में यूपी बोर्ड का जो मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो एक ही चीज़ है। ठीक है, इट इज़ क्लियरली मेंशन ऑन द मार्कशीट इज दैट सर्टिफिकेट कम मार्कशीट, यानी कि आपकी जो मार्कशीट होगी उसमें वहाँ पर ऊपर क्लियरली बड़ा बड़ा लिखा होगा दैट सर्टिफिकेट कम मार्कशीट, मतलब मार्कशीट भी वही है और आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी वही है, यानी उसका ओरिजिनल कॉपी और साथ ही साथ उसकी 2 फोटो कॉपी अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको लेके जानी होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर 5th पॉइंट लिखा है अदर BSc मार्कशीट इन ओरिजिनल। अगर जिस बच्चे ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हुआ है 12th के बाद BSc वगैरह जो भी डिग्री ली है उसकी ओरिजिनल मार्कशीट
और साथ ही साथ उसकी 2-3 फोटोकॉपी आप लेके जाइएगा साथ। फिर 6 पॉइंट है आपका माइग्रेशन या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विद 2 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपी। यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मतलब टीसी में से कोई एक चीज़ आपको वहाँ पे लगेगी। या तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके चले जाओ या फिर टीसी लेके चले जाओ। अब काफ़ी बच्चों के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जहाँ से भी अपना स्कूल या फिर कॉलेज अपना कंप्लीट किया होगा, जहाँ से भी अपनी स्टडी, वहाँ से आपको कॉलेज या स्कूल वाले आपको टीसी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो देते ही हैं। तो आपको बस उसकी ओरिजिनल कॉपी और साथ ही साथ उसकी 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है, दैट्स इट। ठीक है। फिर 7 नंबर पॉइंट है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट विद ओरिजिनल विद 2 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है, जब भी आप अपना क्लास 12 जहाँ से भी किया होगा या फिर जहाँ से भी आपने अपनी ग्रेजुएशन यानी डिग्री कंप्लीट की होगी, वहाँ से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज वाले या स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं। तो जिनके पास है तो अच्छी बात है, आप उसकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेके जाइएगा। बाकी जिनके पास नहीं है, जिनके कॉलेज वालों ने नहीं दिया है, तो आप परेशान मत होइए, आप अपने स्कूल जाइए, अपने या जो भी कॉलेज है वहाँ जाइए, अपने कॉलेज वाले या स्कूल वाले सर से बात करिए और उनको बोलिए कि सर मुझे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए। ये 5 से 10 मिनट का काम होता है, वो तुरंत आपको बना के दे देंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप एक दिन में भी करवा सकते हैं। अगर ऑफिशियल नोटिस आने के बाद भी चाहें तब भी जा सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर 8th पॉइंट आपको आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट विथ 2 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपी और EWS सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है, आपको उसकी ओरिजिनल कॉपी और साथ ही साथ 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी यानी उसकी फोटोकॉपी पे सिग्नेचर करके आपको लेके जाने होंगे। और अगर कोई बच्चा EWS सब कैटेगरी से बिलोंग करता है या उसका EWS सर्टिफिकेट लगता है तो आप वो भी बनवा लीजिएगा। अब ये EWS सर्टिफिकेट क्या है, तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ EWS सर्टिफिकेट, तो आप ये पोस्ट को जब रीड कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपरली देखिए लिखा है, मैं रीड कर देती हूँ। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS इन इंडिया इज सब कैटेगरी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द इकोनॉमी बेस्ड अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैविंग एन एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख and who do not belong to any category such as SC, ST, OBC across India। मतलब जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी से ये बिलोंग करने वाली सब कैटेगरी में आते हैं और जिनकी जो एनुअल इनकम है वो ₹8 लाख से कम है, और जो SC, ST और OBC इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, उनका EWS सर्टिफिकेट बनता है। उसका जो फॉर्मेट होता है, उसका एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आपको प्रोवाइड किया है। आप चाहें तो पोस्ट से ये भी देख लीजिएगा कैसा बनता है, क्या क्या चीज़ें उसमें फिल करनी होती हैं। ठीक है, तो बैक चलते हैं हमारे पोस्ट में। यहाँ पे 9 नंबर देख लीजिए क्या दिया हुआ है, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट विद 2 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपी। तो अगर कोई स्टूडेंट किसी सब कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसका ओरिजिनल सब कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि EA, FF, PH, NCC इन सब से बिलोंग करता है, तो आपको उसका अपना सर्टिफिकेट बनवाना होगा और साथ ही उसकी 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी लगेंगी एज प्रिस्क्राइब्ड इन BSc नर्सिंग ब्राउचर। जो BSc नर्सिंग का ब्राउचर होगा उसमें जैसा जैसा बताया गया था वैसा आपको करना है। ठीक है, और अगर आप किसी सब कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो फिर आप इस पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो। फिर 10th पॉइंट आपका दिया है 3 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज़, मतलब कि पासपोर्ट साइज़ आपको अपनी 3 फोटोग्राफ्स लेके जानी है। यहाँ पर लिखा है 3, लेकिन मैं बोलूँगी आप 5 से 10 फोटोग्राफ्स तो अपनी लेके जाइएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है फोटोग्राफ्स कोई ख़राब हो जाती है, गिर जाती है, खो जाती है, या वहाँ पर अभी कितना आपको फ़ोटोज़ लगेंगे एग्जैक्टली आपको भी नहीं पता। तो आप लोग एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ अपनी रखिएगा अपने साथ, 10 से 15 फ़ोटोज़ तो रखिएगा एटलीस्ट। ठीक है। फिर 11 नंबर पॉइंट है सेल्फ एड्रेस 2 एनवेलप्स विथ ₹41 स्टैम्प ईच। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, आप लोग टेलीग्राम में मुझसे इसके बारे में बहुत क्वेश्चन कर रहे थे कि ये क्या होता है, कहाँ मिलेगा, कैसे बनेगा वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये जो ब्लू लिंक में लिखा है सेल्फ एड्रेस एनवेलप, इस पर क्लिक करते हैं तो इसका एक पोस्ट ओपन होगा जहाँ पे इसके बारे में डिटेल सब कुछ डिस्क्राइब है। ठीक है, तो सेल्फ एड्रेस 2 एनवेलप विद ₹41 स्टैम्प ईच। फिर यहाँ पे ये देखिए लिखा है, फिर देख सकते हो यहाँ पे सेल्फ एड्रेस के बारे में मैंने पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया है। साथ ही साथ आप जो ये फ़ोटोज़ देख रहे हैं ना यहाँ पे नीचे, ये मैं खुद अपने एरिया में जो मेरा पोस्ट ऑफिस है वहाँ गई थी और आप लोगों की वजह से मैंने ये चीज़ें पूरी खुद भी क्लियर की, और मैंने वहाँ पे पूछा कि ये एनवेलप कैसा होता है, तो उन्होंने मुझे ये एनवेलप प्रोवाइड किया था, अभी मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पहले ये क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ये जो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है ये रीड कर लेते हैं। अ सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड एनवेलप इज एन एनवेलप विद द सेंडर्स नेम एंड एड्रेस ऑन इट। ये एक एनवेलप यानी कि लिफाफा होता है जिसमें सेंडर का नाम और उसका एड्रेस लिखा होता है, प्लस एफिक्स्ड पेड पोस्टेज। पेड पोस्टेज मतलब जो आपको स्टैम्प मिलेगा वहाँ पे जो लिखा था ₹41 का स्टैम्प, वो मिलेगा पेड करके, जो आप पैसे दे के खरीदेंगे वो आपको एफिक्स यानी कि
चिपकाना होगा उस लिफाफे के ऊपर। अभी मैं दिखाऊंगी कैसा दिखता है और कहाँ चिपकाना है, ठीक है। सो दैट दे कैन सेंड यू समथिंग इन द मेल। तो जो मतलब जैसे आप KGMU में या जहाँ भी यूनिवर्सिटी में जमा करेंगे काउंसलिंग के दौरान वो लिफाफा या एनवेलप, तो उसमें अगर उनको कुछ भेजना है आपको मेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू, तो वो उसी लिफाफे में यानी उसी एनवेलप में आपका जो एड्रेस लिखा हुआ एनवेलप उनके पास होगा वो उसमें आपको भेजेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए कोई अलॉट होती है सीट वगैरह या कोई कॉलेज अलॉट होता है, तो उसका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको उस लिफाफे के अंदर आता है। लेकिन इस बार क्योंकि काउंसलिंग ऑनलाइन होनी है तो अब जो भी प्रोसीजर रहेगा वो आपको तो लेटेस्ट अपडेट पे पता चलेगा। लेकिन इसके पहले अभी तक जो अलॉटमेंट लेटर वगैरह आता था वो पोस्ट के थ्रू आपके उसी एनवेलप में आता था। वो लोग इसीलिए एनवेलप आपसे मंगवाते हैं आप ही के पैसों से। वो खुद के पैसे तो खर्च करेंगे नहीं यूनिवर्सिटी वाले आप पर, क्योंकि वहाँ पे इतने सारा बच्चा जा रहा है एंड ऑल दैट। तो आपको अपने पैसे खर्च करके खुद ही एनवेलप खरीदना होता है। वहाँ पे आप सबमिट करोगे काउंसलिंग के टाइम पे, फिर जब आपका सीट वगैरह जो भी फाइनल होगा अलॉट होगी सीट, तो आपको उसी एनवेलप में वो लोग पोस्ट करते हैं आपका जो एड्रेस डालोगे आप। तो मेक श्योर आप जो उसमें एड्रेस डालोगे वो प्रॉपर होना चाहिए जहाँ पर आपका सारी चीज़ें आपको आती हैं, ताकि आप रिसीव कर सको अपना वो लेटर, वरना फिर आप मिस कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर यहाँ पर लिखा है राइट योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑन द टॉप लाइन फॉलोड बाय योर एड्रेस बिलो इट। मतलब आपको अपना पूरा नाम लिखना है और प्रॉपर अपना एड्रेस उसमें मेंशन करना है। स्टिक अ स्टैम्प ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द एनवेलप। जो स्टैम्प यानी 41 रुपीज़ का आपको जो स्टैम्प देगा वो पोस्ट ऑफिस में जहाँ आप जाओगे, तो वहाँ पर आपको अपना एनवेलप में वो स्टैम्प वहाँ पर स्टिक करने हैं। दिस स्टैम्प विल कवर द रिसिपिएंट कॉस्ट ऑफ सेंडिंग द एनवेलप बैक टू यू। अगर गलती से आप ये स्टैम्प वहाँ पर अफिक्स करना यानी चिपकाना भूल जाते हैं तो उस एनवेलप का फिर कोई मायने नहीं रखेगा, फिर वो एनवेलप आप तक प्रॉपर पहुँच नहीं पाएगा, वो वापस हो जाएगा। यानी कि अगर आप एनवेलप ले लेते हो लेकिन उसमें स्टैम्प नहीं लगाते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती, ठीक है। तो अब वो एनवेलप क्या है कैसे है वो देख लेते हैं थोड़ा इमेजेस के थ्रू। तो ये एनवेलप का फ्रंट पेज है, आपको ऐसा कुछ एनवेलप दिखेगा। या आप अपने एरिया के जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ चले जाइएगा, या फिर अपने नियर बाय स्टेशनरी शॉप से अगर आप मिल जाता है तो वहाँ पूछ लीजिएगा। ये थोड़ी देर का काम है, आप चाहे तो इसको ऑफिशियल नोटिस आने के बाद ही करिएगा, मैं तो बोलूँगी अभी मत परेशान होइएगा। बस अभी आप यहाँ पे जान लीजिए, आप लोग अवेयर हो जाइए इस चीज़ से, ये होता क्या है, इसका काम क्या है, ताकि जब नोटिस आए तो आप लोग परेशान ना हो इस बारे में, आपके लिए ये कोई न्यू डॉक्यूमेंट ना लगे, ठीक है। तो ये इस तरह का एनवेलप होता है, ये इसका फ्रंट और ये इसका बैक साइड है। फिर यहाँ पे देखिए इस तरह के आपको स्टैम्प मिलते हैं। तो मैंने उनसे जब पूछा था तो उन्होंने मुझे 41 रुपीज़ का ये स्टैम्प दिया था, ये एक एनवेलप के ऊपर लगेगा। सिमिलरली आप 2 एनवेलप लोगे तो दूसरे एनवेलप के लिए इतना आपको और मिलेगा, तो आपको दूसरे एनवेलप पे चिपकाना है। देखते हैं कहाँ पे, देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनवेलप के ऊपर मैंने इस तरह से लगाया हुआ है। तो ये 500 के आपको 7 इस तरह के मिलेंगे और ये एक ग्रीन कलर का मिलेगा। तो आपको इस तरह से स्टैम्प अपने एनवेलप पे चिपकाने होंगे और यहाँ पे 2 करके यहाँ पे अपना नेम और एड्रेस यहाँ पे आप फिल करोगे, और साथ ही साथ ये पिन कोड का ये जो दिया हुआ है आपको अपने एरिया का पिन कोड वहाँ पे डालना होगा, जो भी आपका जहाँ का एड्रेस है वहाँ का पिन कोड फिल करना होगा। तो इस तरीके से आपका ये एनवेलप होता है, आपको ऐसे फिल करना होता है। एंड आई होप आप लोगों को सेल्फ एड्रेस एनवेलप से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ क्लियर कर दूँगी, ठीक है। फिर अब बैक चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो है यहाँ पे पॉइंट नंबर 12, दैट इज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद 2 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपी। आपका जो भी निवास प्रमाण पत्र है, आप कहाँ के रहने वाले हो, उसका सर्टिफिकेट बनवाना होगा, और साथ ही साथ उसकी 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको रखनी होगी बनवा के, ठीक है। तो मैं भी बोलूँगी अभी जब तक कि काउंसलिंग की डेट नहीं आती तो आप ये 3 सर्टिफिकेट, दैट इज़ कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड जो आपका है इनकम सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट अभी बनवा लीजिए, क्योंकि ये जो 3 सर्टिफिकेट है ना इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 से 5 दिन का या कभी कभी 1 वीक भी लग जाता है। तो ऐसा ना हो कि आपकी डेट आ जाए और आपको अगर मान लीजिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला काउंसलिंग के लिए, फिर आप ये डॉक्यूमेंट्स टाइम पे बनवा नहीं पाओगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी ये 3 डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। एंड हाँ, एक चीज़ और, जिन लोगों का डाउट है कि मैम मेरे पास 1 ईयर का है और 3 ईयर तक वैलिड होता है तो क्या मैं न्यू बनवाऊँ, तो यस न्यू बनवा लीजिए, क्योंकि ये साफ साफ KGMU के जो ब्राउचर था वहाँ पे मेंशन था कि जो विद इन 6 मंथ के जो ये होंगे वही वैलिड माने जाएंगे।
तो अगर आपका पुराना है 1 साल या 6 महीने भी पुराना है, 7 महीने मान लीजिए उसको हो गए, तो आप लोग नया बनवा लीजिए, रिस्क मत लीजिए। ठीक, 13 नंबर पॉइंट आपका बोल रहा है थंब इम्प्रेशन ऑफ द बोथ हैंड। तो आपको एक ब्लैंक वाइट पेपर लेना है, इंक लेनी है और साथ ही साथ अपने लेफ्ट और राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन ले लेना है। ठीक है, तो ये तो 2 मिनट का काम है, या बाद में भी कर लेना। फिर 15 नंबर पॉइंट है वैलिड ID प्रूफ, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर ID या पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से कोई एक वैलिड ID प्रूफ आपको लेके जाना है। आपके पास आपका आधार कार्ड होगा, आप वो ले लीजिएगा ओरिजिनल, साथ ही साथ उसकी 2-3 फोटोकॉपीज़ करवा लीजिएगा। 16 नंबर पॉइंट आता है डिमांड ड्राफ्ट ऑफ फ़ी। ये भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, आप लोग टेलीग्राम में बहुत पूछ रहे थे कि ये DD क्या होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका पोस्ट ओपन हो जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट DD फॉर कॉलेज फीस। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रीड कर लेते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर लिखा है बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड सेवरल कस्टमाइज्ड ट्रांजैक्शनल फैसिलिटीज सच एज डिमांड ड्राफ्ट, बैंक चालान, अकाउंट पे चेक एटसेट्रा फॉर पेइंग कॉलेज फीस एंड रजिस्ट्रेशन फीस, DD फॉर कॉलेज फीस। मतलब जो बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, जो ट्रांजैक्शन वगैरह जहाँ से होता है कॉलेज फीस वगैरह भरने के लिए, तो वो अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कॉलेज फीस भरने की, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट हो गया या फिर बैंक चालान हो गया या अकाउंट पे चेक हो गया। इस तरह की चीज़ें आप लोगों को देते हैं ताकि जो आपकी कॉलेज फीस या रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह वो आप पे कर पाएँ। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है DD डिमांड ड्राफ्ट इज़ बेसिकली लाइक अ चेक। जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो एक चेक की तरह ही फॉर्मेट होता है। तो लिखा है द बैंक विच इशू द DD टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेमेंट विच इज़ टू बी मेड। जो भी बैंक आपको DD बना के देता है फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपके पेमेंट से रिलेटेड। ठीक है, फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट जो लास्ट पैराग्राफ है इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसमें सारी प्रोसेस लिखी हुई है। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस दैट यू हैव टू कैरी आउट ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस। ये सबसे सिंपल प्रोसेस होती है जो आपको एडमिशन प्रोसेस के दौरान फॉलो करनी होती है। यू जस्ट हैव टू विजिट अ बैंक क्लोजेड टू योर कॉलेज। जो भी कॉलेज के आसपास आपका बैंक होगा आपको वहाँ विजिट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है उनका बैंक उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता है, जैसे कि KGMU यूनिवर्सिटी का जो बैंक है वो उस कॉलेज के अंदर ही है यूनिवर्सिटी में, तो आप उधर ही पे बनवाएंगे अपना DD। इन केस अगर कोई और यूनिवर्सिटी और कॉलेज है तो उसके आसपास जो भी बैंक होगा आपको वहाँ जाना है एंड जस्ट आस्क बैंक ऑफिसर दैट यू वांट डिमांड ड्राफ्ट फॉर योर एडमिशन। और वहाँ का जो बैंक ऑफिसर है उससे पूछना है या बोलना है दैट मुझे डिमांड ड्राफ्ट चाहिए एडमिशन के लिए। दे विल प्रोवाइड यू अ फॉर्म विच यू हैव टू फिल। फिर वो आप लोगों को एक फॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसको आपको भरना होगा। उसमें क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है वो यहाँ पे देख लेते हैं। यू हैव टू मेंशन योर अकाउंट नंबर, आपको अपना अकाउंट नंबर देना होगा, नेम, फ़ी अमाउंट जितनी का भी आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हैं उसका फ़ी वर्ड्स में एंड नंबर्स में, पेबल एट नेम ऑफ योर कॉलेज विद सिटी, पिन कोड एंड स्टेट, आपका पिन कोड वगैरह। देन यू विल सबमिट दैट फॉर्म। फिर आपको वो फॉर्म सबमिट कर देना है जाके बैंक में। देन दे विल रिटर्न यू अ चेक फॉर्म पेपर विच यू हैव टू सबमिट एट योर कॉलेज ड्यूरिंग एडमिशन। फिर आपको वो एक चेक देंगे पेपर फॉर्म में जिसको हम DD बोलते हैं। फिर वही DD आपको जाकर एडमिशन के टाइम पे कॉलेज में सबमिट करना होगा। तो वो जो DD आपको देंगे ना बना के, वो उस DD की वैल्यू उतने रुपए की कीमत के बराबर ही होगी जो आप वहाँ पे बैंक में देंगे। आपको जितने रुपए का भी DD बनवाना होगा आपको बैंक में उतने जमा करने होंगे। मतलब कि एक तरीके का जो आप कॉलेज में एडमिशन फ़ीस देते हैं वो आपको जाके पहले बैंक में देनी है, वहाँ से DD लेना है और कॉलेज में जाके आपको पैसे नहीं DD सबमिट करना होगा। क्योंकि जो कॉलेज होता है वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक साथ सबका एडमिशन होता है और ये फ़ीस कोई छोटी मोटी स्कूल की फ़ीस तो है नहीं। वहाँ पे 40,000 50,000 या प्राइवेट कॉलेज में तो 1 लाख या उससे अबव की भी फ़ीस होती है। तो कॉलेज वाले एक एक बच्चे की फ़ीस तो वहाँ पे गिनते नहीं बैठने वाले। तो उसके लिए ये लोग फंडा अप्लाई करते हैं दैट आप DD बनवा लीजिए भाई, बैंक से पूरा अच्छे से प्रॉपर वे में अपने पैसे सबमिट करिए, DD बनवाइए और हमें यहाँ आकर DD दे दीजिए, जिससे कि उनका भी टाइम बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा और काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसलिए DD बनवाई जाती है। तो यहाँ पे ये DD का फॉर्म का एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। ICICI बैंक डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म दिया है यहाँ पे। अलग अलग बैंक का अलग अलग फॉर्म होता है। अगर आप PNB या SBI बैंक में जाते हो तो उसका अलग फॉर्मेट होगा, बट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाया है आपको कि इस तरह का कुछ दिखता है आपका फॉर्म। ठीक, तो आई होप आप लोगों को DD से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी वो आपकी क्लियर हो गई होंगी अब इसमें। ठीक है, तो ये काम आपका तुरंत ही हो जाएगा जब भी आप एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में जाएंगे या कॉलेज में। ये आपको अभी कुछ नहीं करना है इसके बारे में, अभी आप ऑफिशियल नोटिस आने दीजिए पहले। बस आप समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर आपको इसलिए एक्सप्लेन कर दिया ताकि इस चीज़ से आप अवेयर हैं। जिन बच्चे को भी डाउट था कि ये DD होता क्या है, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में, इसलिए मैंने इस पर आपको क्लियरली पूरा डिस्क्राइब कर दिया। ठीक, ओके। फिर यहाँ पर मैं 14 नंबर पॉइंट भूल गई शायद एक्सप्लेन करना। यहाँ पे 14 नंबर पॉइंट है एफिडेविट एज रिक्वायर्ड गैप सर्टिफिकेट। तो एफिडेविट यानी कि
कि जो गैप सर्टिफिकेट है, जिनका भी गैप हुआ है स्टडीज़ के बीच में, उन्हें बनवाना होगा। अगर कोई गैप नहीं हुआ है तो आपको नहीं बनवाना है। तो ये किसको बनवाना है, नहीं बनवाना है और कैसे बनवा सकते हैं, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और इनकेस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस पर जब क्लिक करोगे गैप सर्टिफिकेट में, तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगी। हाउ टू मेक एजुकेशन गैप सर्टिफिकेट, व्हाट इज़ एफिडेविट। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा प्रॉपर वे में। तब भी समझ में ना आए तो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ से आप गैप सर्टिफिकेट के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिएगा। अगर बनवाना है आपको तो आप बनवा भी लीजिएगा। ये एक आधे घंटे का काम होता है मुश्किल से, या कभी कभी 10 से 20 मिनट में भी बन जाएगा। तो इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लो। बाकी जो 3 मैंने आपको बताए हैं, दैट इज़ कास्ट, डोमिसाइल और इनकम, इनको आप पहले बनवा के रख लो क्योंकि इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपके एक दिन में आप रेडी कर लोगे। बाकी मैं अभी आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को सब पता रहे, आप पूरे तरह से प्रिपेयर रहें, अपना माइंडसेट बना लें। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो लास्ट डॉक्यूमेंट है दैट इज़ इनकम सर्टिफिकेट मे बी रिक्वायर्ड, इफ़ नॉट देन विल बी हेल्पफुल ड्यूरिंग स्कॉलरशिप। तो इनकम सर्टिफिकेट तो आपका जो पुराना डेटा है डॉक्यूमेंट्स का, उसमें तो ये मेंशन नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि इन केस अभी न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होगी उसमें अगर आपसे इनकम सर्टिफिकेट भी मांगते हैं इन केस, तो आप पहले से प्रिपेयर रहो। अगर नहीं ज़रूरत है, नहीं रिक्वायर्ड होगा, तो भाई जब आप आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म वगैरह भरेंगे तब आपको नीड होगी इसकी, वहाँ पर तो नीड लगती है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप बनवा के रख लेंगे तो आप ही फ़ायदे में रहोगे। एंड हाँ, दूसरी चीज़, जिनके भी पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं वही इनकम सर्टिफिकेट बनवाइएगा। ठीक है। तो ये सारे आपके 17 डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए एंड आई होप आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। और अभी तो वैसे कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, मैंने इतनी मेहनत से पूरा वीडियो एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई भाई अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, डाउट अपने पूरे क्लियर कर लिया करो। देखो, और बाकी टेलीग्राम चैनल तो है ही है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपके वैसे ही डाउट क्लियर करते रहते हैं। जो बच्चे कुछ डाउट्स रह जाते हैं वो मैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे लास्ट जो पैरा है रीड कर लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट कैरी बोथ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड कॉपीज़ ऑफ देम फॉर वेरिफिकेशन। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, इनकी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्लस उनकी फोटोकॉपीज भी लेके जानी है। द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में बी कैंसल्ड इफ एनी कैंडिडेट फॉरगेट टू प्रेजेंट अ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और इट्स ओरिजिनल। जो भी आपकी नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी या फिर जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग भी होगी, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपना भूल जाते हैं या नहीं प्रॉपर टाइम पे जमा कर पाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी काउंसलिंग कैंसिल की जा सकती है। तो प्लीज़ आप लोग अपने ये डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली रेडी कर लीजिएगा, जो भी रेडी करने लायक अभी हैं। बाकी जिनको मैंने बोला है कि अभी ज़रूरत नहीं है तो आप वेट करिए ऑफिशियल नोटिस का। जब ऑफिशियल नोटिस आएगी तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी मैंने ये वीडियो आप लोगों को इसलिए शेयर किया ताकि आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स से अवेयर रहें। जिनको भी डीडी नहीं पता था और सेल्फ एड्रेस एनवेलप से जो भी डाउट थे या और भी डाउट थे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो सारे इसमें क्लियर मैंने किए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ़ you like this video, then don't forget to like, subscribe and share. Also press the bell icon for more update. See you guys in my next video. Till then, bye bye.